ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारे लिए नया हो सकता है आरजीएस के सिलेबस के लिए, लेकिन जिस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं बुथान लॉ अकेडमी में, मैं आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन एक्ट के काफी सारे प्रोविजंस बता चुका हूँ इन वेरियस एंड मल्टीपल सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने आपको एसआरए में इंट्रोड्यूस करवाया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट का उपयोग यहाँ पे भी आता है। मैंने आपको बाकी एक्ट जैसे टीपीए में बताया सेक्शन 4 में कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट तब होती है जब जब प्रोविजंस टीपीए में तभी लगेगा जब रजिस्ट्रेशन एक्ट के कुछ प्रावधानों को पूर्ण किया जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई कि देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो आरजीएस के लिए पढ़ना है, क्या प्रोविजंस पढ़ने हैं, क्या पार्ट पढ़ने हैं, कौन सेक्शंस पढ़ने हैं, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा और उसके ऊपर भी मैं पूरी तरह से आऊंगा। ठीक है, आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। वी विल टेक 7 लेक्चर्स इन द रजिस्ट्रेशन एक्ट। दूसरा लेक्चर्स मैं इसमें नहीं लूंगा। इट्स ए वेरी इजी एक्ट एंड सिंपल एक्ट। हम इसको खत्म करने के बाद वी विल स्टार्ट विद एसआरए। एसआरए और टीपीए के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे निकल के आती है। पहली बात तो ये कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो एसआरए के अंदर 7 तरह के रिलीफ्स बताए हुए हैं। आप एसआरए की बात करेंगे तो इसमें 7 तरह के रिलीफ्स हैं। एसआरए के अंदर 7 तरह के रिलीफ्स हैं। पहला तो है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल, चाहे उसके अंदर 5 सेक्शन 5-6 आए या सेक्शन 7-8 आए। ठीक है ना सर। दूसरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का विनिर्देश पालन। तीसरा, रेक्टिफिकेशन। चौथा, रजिस्ट्रेशन। पांचवा कौन सा है? रेक्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रद्दकरण। सातवां, प्रिवेंटिव रिलीफ्स, निवारक अनुतोष, जो नाम दिया हुआ है चैप्टर 7 का, प्रिवेंटिव रिलीफ्स। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है तो सेक्शन 3 एसआरए ये बोलता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, उसका नाम है सेविंग्स, सेक्शन 3 या 4 ऊपर नीचे हो सकता है। अब सर सेविंग्स के अंदर ये दिया हुआ है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो यू कैन नॉट क्लेम एनी ऑफ द राइट्स ऑफ एसआरए। आपको एसआरए में जो 7 अधिकार दिए हुए हैं, 7 अनुतोष दिए हुए हैं, आपको एक भी नहीं मिलेगा। इसका सिर्फ एक अपवाद बनता है, वो बनता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आपको ये प्राप्त हो जाएगा। सेक्शन 49 में हम पढ़ेंगे ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। 2 काम नहीं हो सकते अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो। पहली बात तो ये, आप उसको एविडेंस में नहीं दे सकते। दूसरी बात ये है कि कोई भी राइट क्रिएट नहीं होगा उससे, मतलब साक्ष्य में नहीं दिया जाएगा, नहीं किसी अधिकार का उसमें सृजन किया जाएगा अगर दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है, और रजिस्टर्ड होना चाहिए था उसको। पहली बात तो समझिए। टीपी में भी कोई राइट नहीं मिलेगा आपको अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं करवाया। जैसे सेल अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सेल नहीं मानी जाएगी। तो ये पता कैसे लगता है कि सर क्या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्या रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए? इसके लिए एक्ट दिया हुआ है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, आरजेएस का ये पार्ट है। जब भी मैं टीपीए पढ़ाता हूँ, एसआरए पढ़ाता हूँ, बेसिक हम लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट को डिस्कस करते हैं, लेकिन अब आरजेएस ने इसको डाल दिया है, तो ये एक्ट हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस करते हैं हमेशा। मैं आपको इसके प्रोविजंस बताता हूँ। ठीक है, तो टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट की कुछ पेक्युलिटीज को हम डिस्कस करेंगे। हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के कुछ अंदर प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, क्या रजिस्ट्रेशन एक्ट है, किस बारे में रजिस्ट्रेशन एक्ट बात करता है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर क्या प्रावधान दिए हुए हैं और किस प्रावधान को सृजन किया गया है। इफ यू लुक एट द रजिस्ट्रेशन एक्ट, दिस एक्ट हैज मोर देन 92-93 इसके सेक्शन है, 93 सेक्शन है टोटल, और इसमें एक शेड्यूल भी दिया हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट में आप 93 सेक्शंस अगर पढ़ने जाएंगे तो 93 सेक्शंस ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकलिटी में जो कोर्ट में यूज होते हैं 49, 47, 48, 17, 18 और एक 90, कुछ ही रिलेटेबल सेक्शन है जो कि कोर्ट प्रैक्टिस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट क्या होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, सिर्फ वही सेक्शंस और वही एक्ट इंपॉर्टेंट है। इतना बात समझिए, समझ में आई? बेसिक फंडामेंटल समझिए। आज ओरिएंटेशन लेक्चर है, मैं इसको नेक्स्ट 7 लेक्चर्स में इसको फिनिश ऑफ कर दूंगा। ठीक है ना सर। लिखना स्टार्ट कीजिए द रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिखना स्टार्ट कीजिए द रजिस्ट्रेशन एक्ट। लिखिए, डेट ऑफ असेंट, राष्ट्रपति की सहमति, 18 दिसंबर 1908, 18 दिसंबर 1908। अब राष्ट्रपति तो उस टाइम होते नहीं थे। 1908 में कौन होते थे? राष्ट्रपति होते थे क्या उस टाइम पे? कौन होते थे? गवर्नर जनरल होता था। तो तुम बस डेट ऑफ असेंट लिख लो, सहमति प्राप्त हुई, राष्ट्रपति को काट देना, सहमति प्राप्त हुई 18 दिसंबर 1908। इन्फोर्स्ड ऑन, प्रवर्तित किया गया,
इन फोर्स ऑन प्रवर्तित किया गया 2 जनवरी 1909। 2 जनवरी 1909, 2 जनवरी 1909। ये जो एक्ट इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट ऑफ फ्यू टर्म्स, ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये इस एक्ट की इंपॉर्टेंस पता लगती है आपको डेफिनेशन क्लोज में। डेफिनेशन क्लोज में डिस्कस करूंगा, बट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू थिंग्स। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो एक बार डायग्राम हमेशा याद रखना, 17(1) में ये होगा कंपलसरी, मैंडेटरी है। यहाँ पर आवश्यक रूप से जो दस्तावेज रजिस्टर्ड होने चाहिए वो दिए हुए 17 क्लोज 1 के अंदर। ऑप्शनल, वैकल्पिक रजिस्ट्रेशन जो है, ऑप्शनल की बात करते हैं उसमें सेक्शन 17 क्लोज 2 आता है प्लस सेक्शन 18 आता है। कौन सा आता है? 18। एक और है सर जिनके रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, जिनके रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ है सेक्शन 90 में। सेक्शन 90 में ये बेसिक फंडामेंटल आप इस एक्ट का समझिए। और एक और बात, हमने टीपीए में पढ़ा, हमने टीपीए में क्या पढ़ा सर? हमने वहां पर एक चीज पढ़ी थी, नोटिस पढ़ा था, सूचना। और मैंने आपको बताया था कि सर रजिस्ट्रेशन भी क्या एक तरह से नोटिस है, रजिस्ट्रेशन भी क्या एक तरह से सूचना है जो पार्टीज को आप दे रहे हो। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो वो भी क्या पार्ट है? नोटिस का। तो सेक्शन 3 जाके मैंने आपको जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस लिखवाया है उसको जाके पढ़िएगा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी चीज रजिस्टर्ड है तो इसके बारे में क्या है, वो एक तरह से सूचना है कि वो चीज रजिस्टर्ड है। अगर आप टीपीए के लेक्चर जाके पढ़ेंगे स्टार्टिंग के, देन वी हैव डिस्कस दोस पार्ट्स ओवर देयर आल्सो। एक और बात, रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्ट्रेशन प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का होता है। किसका होता है सर रजिस्ट्रेशन? प्राइवेट डॉक्यूमेंट का होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन ये जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये किसकी कस्टडी में होते हैं? पब्लिक। ये जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है ये स्टेट की कस्टडी में है। किसकी कस्टडी में है? अब रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का हो रहा है, लेकिन कस्टडी में किसके? स्टेट के कस्टडी में रहेंगे। सेक्शन 74B, सेक्शन 74B ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, सेक्शन 74(2) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सेम बात लिखी हुई है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है? एक तरह से रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं दे आर ऑफ, इनकी प्रकृति क्या है, इनकी नेचर जो है बेसिक वो क्या है सर? दे आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स बट दे आर इन द कस्टडी ऑफ स्टेट। ये एक प्राइवेट दस्तावेज है जो कि किसकी कस्टडी में है? राज्य की अभिरक्षा में है ये दस्तावेज। ये बात समझ में आई इतनी सी? रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है सर उसका क्या प्रभाव होता है, उसकी क्या नेसेसरी है, क्या नेसेसिटीज है रजिस्ट्रेशन एक्ट की, वी वुड डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, देखिए सेक्शन 1, सेक्शन 1 लिखना स्टार्ट कीजिए। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर प्रवर्त होगा। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर प्रवर्त होगा। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर प्रवर्त होगा। पैराग्राफ निकल के, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट, परंतु राज्य सरकार, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट may exclude any district or tract of the countries, परंतु राज्य सरकार किन्हीं जिलों या देश के किन्हीं भूभागों से, राज्य सरकार देश के किन्हीं जिलों या देश के किन्हीं भूभागों से इसके प्रवर्तन को अपवर्जित कर सकेगी। The state government may exclude any district or tracts of the country from its operation. कहने का मतलब क्या होता है सर कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक डॉक्यूमेंट है जिसको रजिस्टर्ड किया, बता रखा है सेक्शन 17 में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बोल देती है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन भी आप उसके ओनर बन सकते हैं। मान लीजिए राज्य सरकार ने किसी के संदर्भ में, किसी जिले के संदर्भ में या किसी भी भूभाग के संदर्भ में कि सर ये जो एरिया है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, तो भी उसको आप अलाउ मानोगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बनेगी, मैं एक बार डेफिनेशंस जो है आपको सारी लिखवा देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट है सर वो लिखवाऊंगा मैं, ठीक है ना? लिखिए प्लीज। सेक्शन 26
सेक्शन 26 इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 26 इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति, सेक्शन 26 इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखिए, इट इंक्लूड्स लैंड कोमा बिल्डिंग्स, इट इंक्लूड्स लैंड कोमा बिल्डिंग्स कोमा हेरिडिटरी अलाउंसेस, इट इंक्लूड्स, पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स में पहला पॉइंट लिखना, ठीक है ना, इट इंक्लूड्स पहला पॉइंट लैंड कोमा बिल्डिंग्स कोमा हेरिडिटरी अलाउंसेस कोमा राइट टू वे lights and fisheries, lights and fisheries, पहला पॉइंट लिखिए प्लीज इसके अंदर। स्थावर संपत्ति के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट में लिखिए भूमि कोमा निर्माण कोमा आनुवांशिक भत्ते कोमा मार्ग कोमा प्रकाश कोमा पार घाट, आनुवांशिक भत्ते कोमा मार्ग कोमा प्रकाश कोमा पार घाट कोमा मीन क्षेत्र के अधिकार पॉइंट नंबर 2 लिखिए बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड कोमा things attached to the earth or permanently fastened anything, or things attached to the earth or permanently fastened anything which is attached to the earth सेकंड पॉइंट लिखिए भूमि से उद्भूत होने वाले कोई अन्य फायदे, ये सब लिखवा चुका हूं मैं सारे पॉइंट्स टीपीए में, एक एक के ऊपर डिस्कस हमने बहुत थ्योरी लिखी है, मेजर पार्ट्स में थ्योरीज लिखाई है मैंने हर एक पॉइंट के ऊपर। भूमि से उद्भूत होने वाले कोई लाभ, कोई फायदे, और भूबद्ध वस्तुएं या भूबद्ध वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी वस्तुएं या भूबद्ध वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी वस्तुएं और परमानेंटली फास्टन एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बट इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर growing crops and grass परंतु इसके अंतर्गत खड़ा कास्ट कोमा उगती फसलें और घास नहीं आती है, ठीक है। 27 लिखिए पट्टे। सर ये डेफिनेशन जो है हमने कहां पढ़ ली है? अब तुमको लग रहा होगा वहां पे इतना टाइम क्यों दिया था, क्योंकि मुझे यहां नहीं पढ़ाना इन सबको, समझ में आई? लेकिन अगर इंक्लूड भी नहीं होता तो भी हमने वहां पढ़ लिया था सबको, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी मैंने डिटेल लिखवाई आपको, ये सब चीजें हमने एट ए लेंथ पढ़ी हुई है कि क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जब हमने वहां पर मूवेबल और रिमूवेबल की डेफिनेशन पढ़ी थी टीपीए के अंदर, तो वहां पर हमने ये भी, मैंने आपको ये भी बताया था कि सर देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में डेफिनेशन है, हमने जनरल क्लोजेस एक्ट में भी पढ़ा है 226 और 236, वो भी हमने वहां का जो दिया हुआ है उसको भी हमने पढ़ लिया। अब कल को जनरल क्लोजेस एक्ट भी जोड़ेंगे तो भी हमारे लिए वो नया नहीं होगा, क्योंकि हम उसको पढ़ रहे हैं, हमें डर नहीं है उस एक्ट का। अगर साधारण खंड अधिनियम 1897 जनरल क्लोजेस एक्ट 1897 को भी अगर जोड़ते हैं ये लोग इन फ्यूचर भी, तो भी हमें उससे डर नहीं है। समझ में कि क्या फायदा होता है जब आप चीजों को एट एक्सटेंसिव पढ़ते हैं। 27 लीज, देखो लीज की डेफिनेशन जो यहाँ पर है दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जो लीज की डेफिनेशन 105 में टीपीए में दी हुई है। यहाँ पे लीज की डेफिनेशन अलग है, ठीक है ना। यहाँ की जो लीज की डेफिनेशन है उसमें बता रखा है कि क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो 2-7 पट्टे उसमें लिखिए, उसकी परिभाषा में लिखिए, इट इंक्लूड्स, पॉइंट नंबर 1,
इट इंक्लूड्स पॉइंट नंबर 1, इसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 1 प्रतिलेख कोमा कबूलियत इट इंक्लूड्स पॉइंट नंबर 1 काउंटर पार्ट कोमा कबूलियत ही लिखना, कबूलियत हिंदी में भी लिख के बताता हूं मैं। कबूलियत इट इंक्लूड्स काउंटर पार्ट कोमा कबूलियत कोमा an undertaking to cultivate of occupy an undertaking to cultivate कबूलियत कोमा कृषि या अधिभोग करने का वचन, पॉइंट नंबर 2 लिखिए an agreement to lease पट्टे पर देने के करार आते हैं। अब माइनर की डेफिनेशन है ना सर यहाँ पर, वो बहुत अलग है बाकी डेफिनेशन से। 2(8) माइनर, सर जो अलग है आरजेस वो पूछता है, सर जो अलग है वो क्या पूछता है, आरजेस वो पूछता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं डेफिनेशन अगर लिमिटेड लिखवा रहा हूं तो आपको लिमिटेड ही पढ़ना है, पढ़ने सब कुछ है। क्या समझ में आ रही है बात? पढ़ना क्या है, सब कुछ। मैं लिमिटेड लिखवा रहा हूं लेकिन तुमको लिमिटेड नहीं पढ़ना, सिंपल सी बात है। बैरेक्ट के ऊपर कमांड लेके आना, जितना आज पढ़ा दूंगा उतना बैरेक्ट घर जाके पढ़ना। बैरेक्ट क्या पढ़ोगे, बैरेक्ट। जो चीज मैंने छोड़ी है आप चाहो तो उसको अपने घर पे जाके नोट्स में एड ऑन करो। ऐसा नहीं कि सर के नोट्स जो लिखवाएं दैट इज सफिशिएंट, यस दैट इज सफिशिएंट, लेकिन यू नेवर नो अबाउट द एग्जामिनेशन। मैं थोड़ी पेपर बना रहा हूँ भाई, मेरे हाई कोर्ट में 4 लोग लगे हुए हैं क्या? मुझे नहीं पता पेपर क्या बनेगा, तो मैं तो पढ़ाऊंगा ना आपको। कुछ समझ में नहीं है तो पूछो। कुछ चीजें हैं जो मैं छुड़वाऊंगा, जैसे इसमें और भी डेफिनेशन है, एंडोर्समेंट की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, और मुझे नहीं लगता कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या पता हाईकोर्ट को लगे वो इंपॉर्टेंट है, तो हमें नहीं पता ना सर। तो जो चीज मैं स्किप आउट करा रहा हूँ उस चीज को आप खुद से स्वयं से पढ़िए।